हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 विषय कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो आज 18 मार्च 2024 को एग्ज़ाम हुआ, उस पेपर का सॉल्यूशन अपने देखते हैं कि किस तरीके से उन प्रश्नों के क्या उत्तर थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपने स्टार्ट करते हैं खंड ए के अंदर अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विकल्प वाले प्रश्न अपने को दे रखे थे, इसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। पहला प्रश्न अपने से पूछा था कि उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक चट्टानें हैं और एक बाह्य चट्टानें हैं। ठीक है, जिसमें लावा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, ठंडा हो जाता है, वो आंतरिक, और जिसमें लावा पृथ्वी से बाहर निकल कर जम जाता है उसको बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो जल का संयोजन हो रहा है, जल इसके अंदर जुड़ रहा है, तो इसमें जल योजन समीकरण ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अपने पास 6 नंबर जल योजन समीकरण। इसमें ये लाल हेमेटाइट बनता है और अभिक्रिया होकर ये पीला हेमेटाइट का निर्माण होता है। तीसरे में अपने को बोला है कि ह्यूमन्स को मृदा में मिलाने से मृदा की धनायन विनिमय जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता है वो बढ़ जाती है क्योंकि ह्यूमन्स में धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है, तो उससे मृदा के अंदर भी बढ़ जाती है। अगला है वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो वो विनाइट्रीकरण कहलाता है। जिसमें नाइट्रेट है वो वापस नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा, विनाइट्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न अपने पास कि मोंट मोरुलाइट समूह की धनायन विनिमय क्षमता, तो इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो 60 से 100 होती है, यानी कि सेंटीमोल प्रति किलोग्राम धनायन विनिमय क्षमता है 60 से 100। उसके बाद इलाइड की धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान, तो इसमें जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो 20 से 40 होती है। औसत निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे 60 2 का भाग देके 30 इसकी औसत मान है वो आ जाता है। सिलिकेट क्ले 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कैलियोनाइट होता है, मोंट मोरुलाइट होता है और इलाइट समूह होता है। धान की फसलों को बोने के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान है, तो 4.4 से 8.5 के बीच इसका पीएच मान होना चाहिए। पीएच स्केल में पीएच 7 प्रदर्शित करता है, तो पीएच 7 का मान वो उदासीनता है। ठीक है, उदासीनता के लिए पीएच 7 आता है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो NO3 के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ पे NH4+ लगा तो इस रूप के अंदर भी कई फसलें वो ग्रहण करती है, तो NO3 अपना राइट हो जाएगा। सल्फर पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व के आविष्कारक, तो ये हो जाएगा पैटरसन, इसके आविष्कारक हैं सल्फर के। फिर फसलों में इंडोसल्फान 35 EC के प्रयोग पश्चात प्रतीक्षा अवधि, तो 10 से 12 दिन इसकी प्रतीक्षा अवधि होती है, यानी कि प्रतीक्षा अवधि। इसके बाद अपने उस फसल को काट कर काम में ले सकते हैं। अगला है कृषि रसायन के डिब्बे पर अंकित चमकीला नीले रंग का मोनोग्राम प्रदर्शित करता है मध्यम जहरीले को। एक लाल होता है वो अत्यधिक जहरीला होता है, पीला है वो अधिक जहरीला होता है और चमकीला नीला है वो मध्यम जहरीला होता है। जो हरा आ जाएगा वो कम जहरीला होता है। उसके बाद एक्सॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग इस पे हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। उसके बाद नत्रजनी जैव एजोटोबैक्टर, अब एजोटोबैक्टर होता है तो ये गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है। अब एजोबैक्टर क्या होते हैं कि ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण तो करते हैं, अपने शरीर के अंदर स्टोर तो करते हैं, लेकिन वो पेड़ पौधों से ग्रंथियों का निर्माण नहीं करता।
ठीक है। एक राइजोबियम प्रजाति के होते हैं जो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जो चने आदि के अंदर वो पाए जाते हैं। एजोवेक्टर है वो ग्रंथि का निर्माण नहीं करता, तो गेहूं के अंदर उपयोगी होता है। उसके बाद उदर जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम, तो पेप्सिन, उदर जठर रस में पाया जाने वाला ये एंजाइम है पेप्सिन। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिक्त स्थान अपने को दिए। देखो लाइन जो अपने बुक में देखेंगे कि लाइन टू लाइन अगर अपने बुक पढ़ रखी है तो ये खाली स्थान अपने गलत नहीं हो सकते। ऐसे ही आगे जैसे आपका बायो और एग्रीकल्चर का एग्जाम होगा तो उसके अंदर भी आप लाइन टू लाइन बुक में से पढ़ेंगे तभी जाके आपके खाली स्थान है वो सही हो सकते हैं। यहाँ से है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। उसके बाद सामान्यतः मृदा में 5% जीवाश्म कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ होता था ना कि ठोस पदार्थ 50% होता है, तो उसके अंदर ये आ जाएगा 5%। ठीक है, तो 5% इसमें जीवाश्म पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। फिर इलाइट का रासायनिक संरचना सूत्र, तो इलाइट में पोटेशियम बंद पाया जाता है इसलिए के आ गया, और ये उसके बाद Al4Si8O20OH की 4 आ जाएगी। उसके अगला है चूना पत्थर का उपयोग अम्लीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। जिंक की कमी से धान के अंदर खैरा रोग है वो हो जाता है जिंक की कमी से। उसके बाद फ्लोराइड की सांद्रता अधिक होने से फ्लोरोसिस नामक एक बीमारी लग जाती है। हड्डियों का जैसे अपने झुकना कहते हैं, कुब्बड़ निकल आते हैं, तो वो पानी के अंदर अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा है वो 50 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है WHO के द्वारा। अब ये जो प्रश्न है ये वास्तव में मैंने खुद नहीं सोचा था कि इस तरीके का प्रश्न भी खालिस्तान में बन जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख रूप से प्रकृति जन्य और मानव जन्य कारणों से होता है। देखिए, एक तो प्रकृति के कारण होता है और एक मानव के द्वारा होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सभी ने लिख दिया होगा, C6H12O6 होता है। गाय के दूध में पीलापन है वो कैरोटीन के कारण आता है, तो कैरोटीन इसके अंदर अपने को बढ़ना था। इसके बाद अपने पास एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर जो उत्तर देने हैं वो अपने स्टार्ट होते हैं, जिसका उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के जितने भी पॉइंट है वो अपने को सारे के सारे एक साथ ही करने होते हैं। ऐसे नहीं कि तीसरे का पहला पॉइंट कहीं कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट कहीं और तो अगले पेजों पे कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक एक लाइन के या एक एक शब्द के होते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ नहीं आ रहे अभी तो उसको एक बार छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ दो। ऐसे नहीं कि आप तीसरे का कुछ पॉइंट यहाँ पे कर लो, उसके बाद फिर अगला पॉइंट स या द खंड करके उसके बाद फिर आप कर रहे हो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर को चेक करने में भी। तो अपने एक साथ सभी के उत्तर, तो बाष्पीक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी 45 से 55% होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें रासायनिक प्रकृति से 3 प्रकार की होती हैं। अब वो तीनों के अंदर जो प्रकार बांटा गया वो सिलिका की मात्रा के आधार पर ही उसके अंदर विभेद किया गया। तो बाष्पीक चट्टानें जिसमें 45 से 55% होती है। उसके बाद अगला है मृदा कोलाइड किसे कहते हैं, तो ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1.0 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है एवं कोलाइडल गुण रखते हैं उसे मृदा कोलाइड कहते हैं। उसके बाद है भस्म संतृप्त मृदा से क्या अभिप्राय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया एक पैरे में से, बस थोड़ी सी 2 लाइन देखो उसमें अपने को भस्म और अभस्म दोनों दे रखी थी। भस्म यहाँ से पूछा है, तो भस्म वे मृदा जिनके कोलाइड संकीर्ण विनिमय पर कैल्शियम आयन से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि कैल्शियम आयन की प्रधानता होती है या कैल्शियम आयन सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो भस्म संतृप्त मृदा होती है। मृदा अम्लता के प्रकार 2 प्रकार की मृदा अम्लता होती है, सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता। सक्रिय के अंदर H+ आयन की प्रधानता होती है, विनिमय के अंदर एल्यूमिनियम और आयरन की प्रधानता होती है। अगला है पौधों में पोटेशियम तत्व का कोई एक कार्य, तो यहाँ से जो भी काफ़ी सारे अपने कार्य दे रखे हैं तो कोई भी कार्य इसमें लिखा जा सकता था। फसल को गिरने से रोकता है, फसल में काफ़ी संख्या में फल जो है वो काफ़ी समय में और शीघ्र लगते हैं। उसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, ये लास्ट ईयर का एग्जाम के अंदर भी आया था, तो उसमें तो अपने को ये परिभाषा देकर और उसका नाम पूछा था कि इस से कौन सा रोग हो जाता है, तो उसमें अपने को देना था ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब इसमें पूछ लिया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है, तो नाइट्रेट युक्त जल के उपयोग से बच्चों में
विनेमियाबुल बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल का संक्षिप्त नाम तो GLY इसको शो करते हैं। फिर दूध का कोई एक भौतिक गुण लिखना था, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, दूध का स्वाद मीठा होता है, तो ये इसके क्या आ जाएंगे भौतिक गुण, यानी कि जो बाहर से देखने पर अपने को पता लगते हैं वो उसके भौतिक गुण होते हैं। नेक्स्ट आता है खंड ब, जिसका अपने को अपने प्रश्नों के उत्तर की जो शब्द सीमा थी 50 शब्द, यानी कि 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लगभग 50 शब्दों के अंदर इसका उत्तर देना है। तो उसके आगे प्रश्न है वो मैंने एक अलग से PDF बनाया, तो उसमें देखेंगे। पहले अपने सभी प्रश्नों को एक बार आप देख लें कि मृदा निर्माण करने वाले कारकों का नामांकित चित्र बनाना है। तो मृदा पहले पार्ट के अंदर अपने को एक डायग्राम दे रखा है मृदा निर्माण का, तो वो बनाना है पेज नंबर 13 पे। उसके बाद जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का संक्षेप में वर्णन करना है। उसके बाद है मृदा में ह्यूमस के कोई 3 महत्व लिखने हैं। धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरकता में संबंध को समझाना है। मृदा pH का पौधों में तत्वों की पर्याप्तता पर प्रभाव को समझाना है। अगला प्रश्न है 9वां, मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझाइए। अगला है 10वां प्रश्न, पौधों में फास्फोरस की कमी के कोई 3 लक्षण लिखने हैं। अगला रासायनिक उर्वरकों द्वारा होने वाले प्रदूषण को समझाइए। 12वां है वायु प्रदूषण के कोई 3 स्रोतों का वर्णन करना है। 13वें के अंदर खाद्य रंग किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। 14वां है जैविक खादों का मृदा के जैविक गुणों पर पड़ने वाले 3 प्रभाव लिखिए। 15वें के अंदर दूध के निर्जमीकरण की क्रियाविधि का वर्णन करना है। फिर खंड 6 के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा लगभग 100 शब्दों के अंदर अपने को इसके उत्तर देने थे। 16वां प्रश्न है क्षारीय मृदा के सुधार हेतु गंधक के उपयोग को विस्तार से समझाना है। सल्फर, ठीक है, सल्फर की जो रासायनिक अभिक्रिया वगैरह है वो। अथवा में क्षारीय मृदा के सुधार हेतु जिप्सम, तो जिप्सम की जो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगी। 17वां है इसमें एंजाइम से क्या अभिप्राय, इनके वर्गीकरण को समझाइए। इसके अथवा में कार्बोहाइड्रेट से क्या अभिप्राय है, इसके 2 मुख्य वर्गों का वर्णन करना है। अगला है दूध की पास्चुरीकरण की कम ताप अधिक समय विधि का वर्णन करना, जिसको धारण विधि के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद इसके अथवा में ये उच्च ताप अल्प समय विधि वाला वर्णन करना है। फिर खंड द के अंदर अमोनियम सल्फेट का अपने को दे रखा है पूरी की पूरी उर्वरक, अमोनियम सल्फेट का संगठन, उसके कोई 2 गुण, मृदा में अभिक्रिया, फसलों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन, और नीचे अपने को दे रखा है सिंगल सुपर फॉस्फेट का। 20वां लास्ट प्रश्न वर्मी कल्चर क्या है, जो केंचुए वाले होते हैं वर्मी कल्चर, और कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि का विस्तार पूर्वक अपने को वर्णन करना है। तो अब इनके देखते हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न था खंड ब के अंदर मृदा निर्माण करने वाले कारकों का नामांकित चित्र अपने को बनाना था। तो इसका वर्गीकरण भी हो जाएगा मृदा निर्माण कारक, जिसमें सक्रिय कारक, निष्क्रिय कारक वगैरह आते हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा डायग्राम हो जाएगा। इस तरीके से पौधे का डायग्राम बना के मृदा निर्माण कारकों का चित्र द्वारा प्रदर्शन, संक्षेप में विवरण करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे ये प्रभावित करने वाले कारक आ जाएंगे। पादप पदार्थों की प्रकृति, तो ये पादप पदार्थों की प्रकृति के बारे में लिखना था अपने को। तो इसमें से आप अगर सारा ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से अपने को कम से कम 2-3 लाइनें लिखनी। फिर दूसरा आ जाएगा मृदा की नमी। मृदा की नमी होगी तो भी जो जीवाश्म पदार्थों की जो विच्छेदन की क्रियाशीलता है उसको प्रभावित होते हैं। तो मृदा में अत्यधिक नमी या शुष्क अवस्था में जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन कम होता है। इतना लिख दोगे तो भी बहुत है। उसके बाद तीसरा है वायु संचार। मृदा जीवों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा में भी निर्भर करती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर विच्छेदन की गति तेज होती है इस तरीके से। या फिर आप इसमें मृदा का ताप लिख सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन अनुपात लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं, पोषक तत्व लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 3 उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन करना था, ठीक है। तो ये कोई भी 3 अपने को बताने थे। छठा प्रश्न है मृदा में ह्यूमस के कोई 3 महत्व लिखने हैं। मृदा के अंदर ह्यूमस के 3 महत्व, ये अपना आ जाएगा ह्यूमस या कार्बनिक क्लोराइड का मृदा के अंदर महत्व आ जाएगा। मृदा की संरचना में सुधार करता है, धनायन में क्षमता के अंदर वृद्धि होती है, मृदा ताप आ जाएगा, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, सुसंगठित संजन हो जाता है, उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे
इसका महत्व आ जाएंगे ह्यूमंस के मृदा के अंदर महत्व। अपने कोई भी 3 लिखने थे तो कोई भी इनमें से 3 आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, धनायन विनिमय क्षमता एवं मृदा उर्वरकता में संबंध को समझाना है। तो 7वें प्रश्न का अपने देखें कि धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरकता में संबंध को समझाना है। तो यहाँ पे अपने इसमें दे रखा है, ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरकता, ये वाली जो अपने को दे रखा है। तो ये इसमें लिखना था कि संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात धनायन विनिमय क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा उर्वरकता का एकमात्र सर्वोत्तम सूचक मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है। ठीक है, तो ये 1.5 नंबर का है, तो ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा आप ना लिख के, तो यहाँ पे धनायन विनिमय क्षमता होती है इतना ये लिख देते। और उसके बाद ऐसे इधर लिखा है कैल्शियम प्रधानमंत्र सरंदरी दानेदार संरचना की होती है। तो इनमें से कोई भी मेन 2-3 बातें अपने को लिखनी थी 1.5 नंबर के अंदर। उसके बाद 8वां प्रश्न अपने को दे रखा है कि मृदा पीएच का पौधों पोषक तत्वों की पर्याप्तता पर प्रभाव को समझाना है। यानी कि पीएच का जो पौधों ग्रहण करते हैं, जब प्राप्त करते हैं, तो तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएच का मान कम होगा तो जो तत्व हैं वो कम मिलेंगे। ठीक है, अगर पीएच मान संतुलित अवस्था में रहेगा तो जो उनको मिलने वाले पेड़ पौधों को मिलने वाले तत्व हैं वो उचित मात्रा के अंदर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है मृदा पीएच का पोषक तत्वों की पर्याप्तता पर प्रभाव, 47 नंबर पेज है बुक का, तो उस पर अपने को दे रखा था। और यहाँ पे ये इसका लिखना है अपने को कि मृदा अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा का गुण है जो पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभावित करती है। इतना लिख के, और उसके बाद आप चाहे तो लिख सकते थे कि मृदा में धनायनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम का मृदा से सीधा संबंध होता है। तो ये क्या आ जाएगा उसके बाद अपने यहाँ से कि पीएच का मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रिक अम्ल धीमा होता है। पीएच का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पौधों पर यह है कि पीएच मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। तो उसके बाद चाहें तो आप कुछ ये नाम लिख सकते थे कि कौन सी जो फंगी है, बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, सारे के सारे देखो 6 और 7 पीएच के बीच में मिलते हैं। तो 6.5 से 7.5 इसके लिए पीएच मान उपयुक्त रहता है। फिर अगला 9वां प्रश्न है मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है वो अपने को बताना है। ठीक है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है अम्लता का पौधों के ऊपर। तो वो अपने को जो प्रभाव है वही यहाँ पे पूछा गया कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है पौधों पर अम्लता का, ये तो हो जाएगा अपने डायरेक्ट यानी कि जो प्रत्यक्ष होता है। अपने को बताना है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो ये दे रखा है अपने को इनडायरेक्ट, यहाँ वाला ये, ठीक है, अप्रत्यक्ष। इसमें आ जाएगा विभिन्न पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, तांबा तथा जिंक की पौधों को पर्याप्तता प्रभावित होती है अम्लता से। और उसके बाद अधिक मृदा अम्लता के कारण एल्यूमिनियम, मेल्डियम एंड आयरन अधिक विलय होती है और इनकी अधिक पर्याप्तता होने पर ये पौधों के लिए वैश्विक हो जाते हैं। मृदा सूक्ष्म जीवों की लाभप्रद सक्रियता बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। पौधों में अनेक रोग हो जाते हैं। अधिक मृदा अम्लता के कारण तत्वों जैसे कैल्शियम तथा पोटेशियम की कमी हो जाती है। यह आ जाएगा इसका। उसके बाद अपने को अगला दे रखा है रासायनिक पौधों में फास्फोरस की कमी के कोई 3 लक्षण लिखने हैं। देखिए फास्फोरस की कमी होगी तो उसके क्या लक्षण पौधों पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में अपने को लिखना है। देंगे फास्फोरस की कमी के लक्षण पौधों के ऊपर। तो पौधों की जड़ों की वृद्धि का विकास बहुत कम होता है। पौधे छोटे रह जाते हैं। पत्तियों का रंग नीला अथवा बैंगनी हरा हो जाता है। परिपक्वता देर में होती है। फूल फल बहुत देर से बनते हैं। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। पौधों के जो परब है वो छोटे रह जाते हैं। शाखाएं पतली और कमज़ोर रह जाती है। तो कोई भी 3 लक्षण आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अपने को 11 नंबर पे रासायनिक उर्वरकों द्वारा होने वाले प्रदूषण को समझाना है। तो रासायनिक के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको समझाना है। के सारे जो रासायनिक उर्वरक अपने यूज़ करते हैं उससे क्या क्या प्रदूषण होता है, क्या क्या बीमारियां उससे लगती है, तो ये सारी की सारी अपने को यहाँ पे दे रखी है।
अब जो अपने इससे खालिस्तान भी एक बनाया था कि जल में नाइट्रेट की मात्रा, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे गायब कर दे, इसकी जगह पे खालिस्तान बना दिया, प्रति लीटर से अधिक होती है। तो 50 मिलीग्राम इसका अपने को आंसर देना था, ठीक है, जो WHO द्वारा वाला था। तो ये आ जाएगा रासायनिक उपयोगों द्वारा प्रदूषण, क्या क्या प्रदूषण फैलता है, तो ये अपने को सारा का सारा लिखना है। इसके बाद अगला है खाद्य रंग किसे कहते हैं, सॉरी, इससे वायु प्रदूषण के कोई 3 स्रोतों का वर्णन करना है, यानी कि वायु प्रदूषण जिससे हो रहा है ना, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उन वायु प्रदूषण होने वाले जो स्रोत हैं, तो उनमें से कोई भी 3 स्रोतों का अपने को वर्णन करना है। तो ये अपने को यहाँ पे दे रखे हैं वायु प्रदूषण, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएंगे घरेलू, एक तो अपने को ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण के स्रोत इसमें घरेलू कार्यों में दहन, ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन, यातायात में ईंधन के दहन से, औद्योगिक कारखानों से, विलायकों के प्रयोग से, कृषि क्रियाओं द्वारा और अन्य स्रोत। तो ये सारे अपने को दे रखे हैं घरेलू कार्यों में दहन से, आप इसमें देख सकते हैं, तो ये सिंपली था, इसको आप लिख सकते हैं। और उसके बाद ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन से हो जाएगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हैं। यातायात में ईंधन के दहन से, तो ईंधन से जो धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है कि वायु प्रदूषित होती है। औद्योगिक कारखानों से आ जाएगा, विलायकों के प्रयोग से, कृषि क्रियाओं द्वारा, अब कृषि के अंदर अनेक विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या होती है कि वायु प्रदूषित होती है। अन्य स्रोत यहाँ पे अपने लिख सकते हैं, तो कोई भी 3 स्रोतों का वर्णन आपको इसके अंदर करना था। उसके बाद है खाद्य रंग किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखने हैं। तो एक तो परिरक्षक था जो मॉडल पेपर में अपने को दे रखा था, तो मॉडल पेपर में परिरक्षक दे रखा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, खाद्य रंग आ रहा है, ठीक है। तो खाद्य रंग अपने को बताना है, खाद्य रंग किसे कहते हैं। तो इससे अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो यह आ जाएगा खाद्य रंग, वह प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर एवं रंगीन बनाने के लिए किया जाए, खाद्य रंग कहलाते हैं। और इसके 2 उपयोग कहाँ पे इसका अपने उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग अपने जो भी खाद्य पदार्थ है उसको सुंदर और रंगीन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सुंदर और रंगीन बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ जो डिब्बा बंद अपने कोई भी लेते हैं, जो डिब्बा बंद होता है या पॉलीथीन बंद जो चिप्स वगैरह अपने लेते हैं, डिब्बे के अंदर बंद जो होता है उसको अपने लेते हैं बाज़ार से, तो उसके अंदर भी उसको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए भी इस खाद्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठंडे पेय पदार्थों के अंदर, डिब्बाबंद फल सब्जियों के अंदर। तो ये पूछा है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाए, तो कोई भी अपने को इसके 2 उपयोग लिखने हैं। अगला प्रश्न है जैविक खादों का मृदा के जैविक गुणों पर पड़ने वाले 3 प्रभाव लिखने हैं। जैविक खाद समझ गए, जैसे केंचुआ खाद है, गोबर खाद है, तो उस जैविक खाद का मृदा के जैविक गुणों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो अपने को बताना है कि मृदा के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है जैविक खाद का। तो इसके अंदर अपने देखें यहाँ पे तो दे रखा है अपने को, ठीक है, जैव उर्वरकों के लाभ के नाम से टॉपिक अपने को दे रखा है। तो ये अपने को लिखने थे, जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं, जो पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं। कुछ जैव उर्वरक जैसे एजोवेक्टर, एजोला व नीलहरित शैवाल आदि ये अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इनके उपयोग से फसलों की उपज में 10 से 20% तक वृद्धि होती है। इनके उपयोग से मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार होता है। तो ये सारे के सारे इसके अपने पड़ने वाले 3 प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है दूध के निर्जमीकरण की क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो ये अपने को दूध वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर आप कर दें और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करें। तो ये आ जाएगा निर्जमीकरण। व्यापारिक रूप से निर्जमीकरण से तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 30 मिनट तक गर्म करने से है।
यद्यपि इस दूध में जीवाणुओं की संख्या बहुत ही कम होती है तो बहुत अधिक समय तक ठंडी अवस्था में रखा जाता है। और ये अपने को इसकी पूरी की पूरी जो विधि है वो इसके अंदर लिखनी थी 15वें प्रश्न के अंदर। ठीक है, विधि का वर्णन करना, तो सारा का सारा ये इतना सा आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें अपने 16वें प्रश्न पे, जो कि खंड 6 के अंदर आ जाते हैं। तो खंड 6 में पूछा है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार हेतु गंधक के उपयोग का विस्तार से वर्णन करना है। और इसके अथवा में अपने को दे रखा है क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम के उपयोग। तो एक तो गंधक का उपयोग और एक जिप्सम का उपयोग, दोनों अथवा के अंदर हैं। मृदाओं के सुधार हेतु सबसे पहला टॉपिक अपने को जिप्सम दे रखा है। ये जिप्सम का रासायनिक जो संगठन है वो आ जाएगा। उसके बाद क्षारीय मृदाओं में जिप्सम की जो अभिक्रिया है, तो ये जिप्सम की क्या आ जाएगी अपने पास, अभिक्रिया आ जाएगी। तो जिप्सम का अगर आपको सूत्र याद है ना, तो आप इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया वो भी आसानी से लिख सकते थे। कैल्शियम सल्फेट इसका होता है जिप्सम का। और यहाँ पे जो कैल्शियम है वो क्षारीय मृदा के अंदर जो सोडियम लवण होते हैं उन लवणों को कैल्शियम प्रतिस्थापित करता है। और कैल्शियम मृदा के जो मृदा के ऊपर अधिशोषित हो जाता है और सोडियम को वहाँ से विस्थापित कर देता है। तो मृदा है वो उदासीन प्रकृति की हो जाती है। तो ये कुछ अभिक्रियाएँ थी, वो अभिक्रिया अपने को लिखनी थी। तो इतना सा ये काम था। इसके बाद फिर एक अपने दे रखा था कि गंधक का उपयोग। तो गंधक भी क्या होता है, H2SO4 को अपने बोलते हैं। तो उसके अंदर भी H2SO4 जल के साथ अभिक्रिया करके और अपने बना लेता है यहाँ से। और इसके बाद फिर अपने को इसकी जो अभिक्रिया है वो कुछ इस तरीके से लिखनी थी। ठीक है, ये गंधक आ गया। और उसके बाद अपने देखें इसके अंदर ये गंधक है। गंधक का प्रयोग चूना युक्त क्षारीय मृदाओं को सुधारने हेतु किया जाता है। सल्फर के ऑक्सीकरण से मृदा में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जो मृदा के अविलय कैल्शियम को विलय रूप में परिवर्तित कर देता है। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा ये गंधक है, ये इसका ऑक्सीकरण होगा तो उसके बाद ये H2O से अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो मृदा के अंदर अविलय कैल्शियम है उसको घुलनशील अवस्था के अंदर लेके आता है। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम सल्फेट बनता है। अब ये कैल्शियम सल्फेट जो मृदा के कले कण हैं उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से सोडियम को प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। ये सोडियम सल्फेट का निर्माण यहाँ से होता है, ये बाद में अभिक्रिया करके नीचे पेंदे में चला जाता है। तो ये पूरी की पूरी अपनी अभिक्रिया इसके अंदर दिखानी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है एंजाइम से क्या अभिप्राय है और कार्बोहाइड्रेट से क्या अभिप्राय है। इसके जो वर्गीकरण है, वर्गों का अपने को वर्णन इसके अंदर करना है। कार्बोहाइड्रेट एक लैटिन शब्द है जो कि कार्बो अथवा अर्थात कार्बन अवयव हाइड्रोजन अर्थात पानी के संयोग से बना यौगिक होता है। ये लिख सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का वैज्ञानिक रूप इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वह पदार्थ जो जल वियोजित होकर या जल के अंदर घुलकर अपघटित होने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य वर्गों में विभाजित होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आपको इनमें से किन्हीं भी 2 वर्गों का जो वर्णन है वो इसके अंदर करना था। ठीक है, इसकी परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की, और कोई भी 2 इसमें से जो भाग हैं, जैसे मोनोसैकेराइड का ये आपको दे रखा है तो ये मोनोसैकेराइड का लिख सकते हैं, जिसे और ज़्यादा सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और उसके बाद ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर इसको जल में अपघटित करने पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा आ जाती। और उसके बाद इसके कुछ उदाहरण अपने को लिखने हैं, या फिर लास्ट में पॉलीगोसैकेराइड दे रखा है तो इसमें आप पॉलीगोसैकेराइड भी लिख सकते थे। अगला इसके जो अथवा में अपने को दे रखा है क्षारीय, इसमें एंजाइम से क्या अभिप्राय है। तो एंजाइम अपने को इसी पार्ट के अंदर दे रखे हैं, एंजाइम से क्या अभिप्राय है। तो ये एंजाइम वाला आ जाएगा। एंजाइम प्राकृतिक सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अभिक्रिया को सिर्फ उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। कुछ एंजाइम है वो प्रोटीन भी
प्रोटीन के नहीं होते। ये इसकी परिभाषा आ जाएगी। उसके बाद इसका वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण अपने को इस तरीके से, इसकी वर्गीकरण की एक पूरी की पूरी सारणी अपने को दे रखी है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, वर्गीकरण इस तरीके से अपने को इसका करना था। ठीक है, ये एंजाइम का हो जाएगा वर्गीकरण। उसके बाद फिर 18वां प्रश्न आता है, दूध की पास्चुरीकरण की जो कम ताप अधिक समय की विधि है और एक दरेक है उच्च ताप अल्प समय की विधि का वर्णन करना है। तो इसके अंदर अपने देखें यहाँ पे ये दे रखा है, कम ताप अधिक समय विधि आ जाएगी, उसको धारण विधि या बैच पास्चुरीकरण भी कहते हैं। तो या तो आप ये लिख सकते थे, इसके अंदर ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके कुंड के अंदर दो बने होते हैं, एक ही बना होता है, उसमें पहले गर्म पानी डालते हैं, दूध गर्म हो जाता है, फिर गर्म पानी निकाल कर ठंडा पानी डालते हैं, दूध ठंडा हो जाता है। इस तरीके से स्टील की जो बड़ा कुंड होता है। उसके बाद उच्च ताप अल्प समय विधि के अंदर, तो ये उच्च ताप अल्प समय विधि के अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा। इसके इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो क्रिया विधि है वो अपने को दे रखी है। ये पूरा का पूरा वास्तव में जो अपने डेयरी के अंदर, डेयरी उद्योग में जो मशीन लगी होती है वो ये इस तरीके की होती है सारी के सारी। ठीक है, इसमें दूध को स्टोर किया जाता है। ये टैंक देख रहे हैं, इसमें दूध को स्टोरेज होती है और पंप के माध्यम से आगे जाता है। तो उसके बाद ये पूरी की पूरी इसकी क्रिया विधि थी। नेक्स्ट अपने को दे रखा है खंड द के अंदर। खंड द में अपने को अमोनियम सल्फेट उर्वरक का संगठन बताना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट का संगठन बताना है, और एक इसमें बर्मी कल्चर क्या है, 20वां प्रश्न है ना, बर्मी कल्चर क्या है और कंपोस्ट क्या है, तो इसके बारे में अपने को इसमें बताना है। तो पहले अपने ये देख लेते हैं बर्मी कल्चर और बर्मी जो कंपोस्ट है, बर्मी कल्चर और कंपोस्ट के बारे में। बस लास्ट के दो प्रश्न हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करें। तो ये अपना आ जाता है यहाँ पे बर्मी कल्चर। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। वर्मी कल्चर वह तकनीक जिसके अंतर्गत केंचुओं का प्रजनन व रख रखाव किया जाता है। साधारण भाषा में केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर हो गया। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का अपने को विस्तार से वर्णन करना है। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि ये आ जाएगी, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जो उच्च तथा छायादार हो। छाया नहीं होने की स्थिति में बर्मी बैंड के ऊपर छप्पर डालकर छाया करनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा 30% नमी होती है और 25 से 30 डिग्री इसमें तापमान रखना जरूरी है। ये उसके बाद ये आ जाएगा क्यारी की लंबाई 40 से 50 फीट, चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं, और ये सारा का सारा अपने को इसके अंदर लिखना था। ठीक है, 7 दिन में 60 दिन के अंदर बनकर ये जो बर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाती है। एक इसमें अपने को दे रखा है बर्मी कंपोस्ट क्या होता है। बर्मी कंपोस्ट के बारे में अगर अपने देखें, और उसमें नाडेप जो विधि है, काका नाडेप के नाम से जाना जाता है, तो उसके अंदर भी अपने को ये लिखनी थी। ठीक है, पहले कंपोस्ट क्या है, तो ये आ जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर बारीक खाद बनाते हैं। यह पूर्ण सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ ही कंपोस्ट कहलाता है। और इसमें नाडेप कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि का वर्णन करना था। तो ये ईंट पत्थर आदि से जमीन के ऊपर टैंकी तैयार की जाती है। तो ये सारा का सारा अपने को इसकी जो विधि थी, टैंक बनाने की जो विधि थी, वो विधि का वर्णन अपने को इसके अंदर करना था। ठीक है, ये आ जाएगा विधि का वर्णन। इसके बाद अपने पास 19वां प्रश्न बनता है जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक का संगठन है और सिंगल सुपर फॉस्फेट का संगठन है। ये अपने को दे रखा है अमोनियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र NH4 की होल्ड वाइज SO4 होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन युक्त प्रमुख उर्वरक है। और इसके बाद इसके अपने को इसका संगठन लिखना है। संगठन की बात करें, अमोनियम सल्फेट के अंदर नमी की मात्रा
नाइट्रोजन की मात्रा, अम्ल की मात्रा और सनी की मात्रा। इसके बाद इसके कोई भी 2 गुण, 4 गुण दे रखे हैं, चारों में से कोई भी 2 गुण अपने को लिखने थे। इसके बाद मृदा के साथ क्या अभिक्रिया होती है, तो ये मृदा के साथ अपने को अभिक्रिया इसकी दर्शानी थी। इसके बाद इसके फसलों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, तो ये मैंने बार बार बोला था कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर अपने को याद अच्छे से करना है, और उसी में से अपने पास ये बड़े प्रश्न वो आए। और इसका जो मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अपने को इसमें दे रखा है। तो ये फसलों के ऊपर क्या आ जाएगा, इसका प्रभाव यहाँ पे दे रखा है अपने को, ठीक है। धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए धान के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। अमोनियम आयन मृदा क्लोराइड पर अधिशोषित होने से अपक्षालन नहीं होता, इनके नाइट्रीकरण से नाइट्रेट आयन बनते हैं, जैसे सभी फसलें आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। तो कोई भी इसके अपने को फसलों पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखने थे। इसके अथवा में अपने को दे रखा है सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। ये अपने को दे रखा है यहाँ पे, ये आ जाएगा सिंगल सुपर फास्फेट, यहाँ से शुरू हो रहा है, यह आ जाएगा। यह फास्फोरस प्रदान करने वाला उर्वरक है। यह फास्फेटिक उर्वरकों में सबसे पुराना और लोकप्रिय है। इसके कुछ संगठन, ये रासायनिक सूत्र आ जाएगा। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। संगठन आ जाएगा नमी की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और अम्ल का प्रतिशत। गुण बादामी रंग का चूर्ण दानेदार रूप में होता है। गतिशीलता बहुत कम होती है, फास्फोरस के रूप में ग्रहण करता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 16% पाई जाती है। और उसके बाद इसकी मृदा के अंदर जो अभिक्रिया है, ये अपने को मृदा के अंदर होने वाली अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ये मृदा के अंदर क्या आ जाएगी, इसकी अभिक्रिया आ जाएगी अपने पास। और उसके बाद फसलों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, वो इसके कोई भी 2 प्रभाव अपने को लिखने थे। तो ये था अपने कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान का पेपर, जिसको अपने पूरे को सॉल्व कर लिया है। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो आगे जो भी आपका बायो और एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बुक में से लाइन टू लाइन ज़रूर याद करें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद और शुभ दिन।